नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यान साइबर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग घर बैठे किस प्रकार से वरासत अथवा उत्तराधिकार के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट जो लगने वाला है, जो भी व्यक्ति आवेदक है तो उनका आधार कार्ड उनके पास होना चाहिए और साथ ही साथ उनका एक मोबाइल नंबर उनके पास होना चाहिए। उसके बाद जो भी पूर्वज आपके नहीं रहे अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ जितनी भी संपत्ति उनके नाम पे थी, जिन संपत्तियों को आप अपने नाम पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, उन सभी संपत्तियों का ब्यौरा अर्थात खसरा खतौनी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी हो जाए उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वरासत का आवेदन ऑनलाइन करने के लिए आपको अपने पीसी या फोन में गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में आपको टाइप करना है waad.nic.in। जैसे आप इसको टाइप करते हैं उसके बाद आपको एंटर बटन दबाना है। जैसे आप एंटर करते हैं तो आपके सामने राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है, जिसमें जो है आपको जितनी भी सेवाएं इनके द्वारा प्रदान की जाती हैं उसका यहाँ पे आपको ब्यौरा दिख जाता है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना, चूंकि आज हम लोग को वरासत कैसे ऑनलाइन किया जाता है इसके बारे में सीखना है और स्टेप बाय स्टेप इसको करके देखना भी है। इसके लिए जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, एक यहाँ पे टैब आपको दिखाई देता है जो कि रहता है ऑनलाइन आवेदन का। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन से संबंधित जितनी भी सेवाएं रहती हैं वो सब यहाँ पे आपको दिखाई दे जाती हैं। पहली जो सेवा है ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन हेतु जो प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ बताया गया। उसके बाद देखिए धारा 24 पैमाइश से का भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद धारा 34 भी कर सकते हैं अप्लाई, धारा 80 भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका सेकंड लास्ट है यहाँ पे उत्तराधिकार / वरासत। चूंकि आज हम लोग को उत्तराधिकार और वरासत का ही आवेदन करना है, इसलिए उत्तराधिकार और वरासत वाले विकल्प पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं से आप इसका आवेदन करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें 8C प्रपत्र 9 राजस्व संहिता की धारा 33 ब्रैकेट में 1 के अंतर्गत उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन। उसके बाद कोष्टक में प्रपत्र 8C 9 पूर्व में पै क 11 क ये लिखा हुआ है। ये फॉर्म है जो ये आपके सामने दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे आपसे आपका फोन नंबर पूछा जाता है, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP भेजा जाएगा। जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर पर OTP भेजे पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पे OTP चला जाता है। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे एंटर करते हैं उसके बाद नीचे कैप्चा कोड आपको शो होता है, स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में, और अगर डिजिट में है तो डिजिट में आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए डिटेल में फिलअप करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। जैसे ही आप OTP एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जो कि उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन का पेज होता है। तो इस पेज के द्वारा ही आप यहाँ से अपने वरासत का जो आवेदन है कर सकते हैं। इसके लिए आप धारा 33(1) के उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन प्रपत्र पूर्व इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने वरासत का एक फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसमें ऊपर की तरफ रहेगा मुख्य पृष्ठ। अगर आपको मेन पेज पे जाना है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। आवेदन की प्रविष्टियां जो है उस पे अगर जाना तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। अगर आपको लॉग आउट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होता है। फॉर्म कई भाग में है। भाग 1 में आपका आवेदक का विवरण जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप जो है आवेदक का यहाँ पे विवरण एंटर कर दीजिए। आवेदक के विवरण में आवेदक का नाम यहाँ पे एंटर होगा। उसके बाद आवेदक का पिता का नाम, आवेदक उत्तर प्रदेश का है कि बाहर का है, इसको यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, जहाँ भी जो भी आपके ऊपर अप्लाई हो। आवेदक का आधार नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपका ये डिटेल एंटर हो जाए उसके बाद आप सुरक्षित करें पे क्लिक कर दीजिए।
जैसे ही आपकी डिटेल पूरी फिलअप हो जाए भाग 1 की, तो आपको सुरक्षित करें पे क्लिक करना है। जैसे आप सुरक्षित करें पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जितना भी डाटा था वो सब सुरक्षित हो गया है। चलिए अब भाग 2 पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है। यदि आप भाग 2 पे आते हैं, यहाँ पे मृतक, मृतिका, विवाहिता, पुनर्विवाहिता, खातेदार का विवरण जिसकी मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार का दावा किया जाना है। यहाँ पे आपको उसका विवरण देना है जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसके संपत्ति का वरासत के लिए आवेदन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति खत्म हो चुका है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो जैसे यहाँ पे उत्तराधिकार का आधार में आप यहाँ पे पहले चुनना है खातेदार पुरुष है या महिला है, तो आपका जो भी हो आप यहाँ पे उसको चुन लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से पूछा जा रहा है सेकंड में, चयन करें में खातेदार की मृत्यु हो गई है कि खातेदार का विवाह हो गया कि खातेदार का पुनर्विवाह हुआ है। इसमें से जो भी आपका ऑप्शन, जो भी आपका विकल्प हो उसको आप चुन लीजिए। तो फिलहाल अपने खातेदार की मृत्यु हो चुकी है, तो यहाँ पे खातेदार की मृत्यु का चयन कर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या खातेदार की मृत्यु कोविड में हुई थी या नहीं, तो यहाँ पे नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे खातेदार का नाम एंटर करना है। उसके बाद नाम एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको वह तिथि यहाँ पे एंटर करना है जब खातेदार की मृत्यु हुई थी। देखिए खातेदार की मृत्यु की तिथि आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप खातेदार की मृत्यु की तिथि यहाँ पे एंटर कर दीजिए, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उनकी मृत्यु का डेट एंटर कर दीजिए। उसके बाद पिता, पति, संरक्षक का नाम, तो यहाँ पे आप पिता थे, पति थे या संरक्षक जो भी हैं उनका यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए। ठीक है, जो भी हैं उनके जिसकी मृत्यु है उनके संरक्षक कौन थे उनका यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो आपके केस में जैसा भी वैसा उस हिसाब से आप लिख दीजिए सेलेक्ट करके। उसके बाद मृतक, मृतिका, विवाहिता, पुनर्विवाहिता को संपत्ति प्राप्त होने का स्रोत, कि ये पूछा जा रहा है कि जिसकी मृत्यु हुई है उनकी जो संपत्ति थी उनके नाम पे, वो संपत्ति कैसे आई थी, खरीदा गया था संपत्ति को, स्वयं अर्जित किया गया था या उत्तराधिकार के माध्यम से उसको अर्जित किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसमें से जो भी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग हो तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है आप आगे आइए। जैसे आगे चलते हैं, यहाँ पे आपसे मंडल पूछा जाता है, यहाँ पे आप मंडल सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी मंडल हो आप उस मंडल को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जनपद पूछा जाता है, आप जनपद भी इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद तहसील पूछा जाता है कि तहसील में उनका जो है संपत्ति है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना तहसील जो है सिलेक्ट कर लीजिए। तहसील सिलेक्ट करने के बाद परगना जो भी है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ग्राम चुन लीजिए, किस गांव का है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वहाँ का पूरा पता आप एंटर कर दीजिए। तो जिसकी मृत्यु हुई है उनका आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर हो तो उसको एंटर कर दीजिए, नहीं तो आप कोई अन्य मोबाइल नंबर जो भी आवेदन कर रहा है उनका करके यहाँ पे सुरक्षित बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ये सब कर देते हैं उसके बाद ये डाटा आपका सुरक्षित हो जाता है। तो चलिए मैं इसको फिलअप करके सुरक्षित करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। जैसे ही आप भाग 2 को सुरक्षित कर देते हैं उसके बाद आपका यहाँ पे भाग 3 आ जाता है, जिसमें जैसे ही भाग 2 की प्रविष्ट को आप सुरक्षित कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका भाग 3 शुरू होता है, जहाँ पे स्वामित्व की भूमि का विवरण मांगा जाता है। तो जो स्वामित्व वही है जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनका यहाँ पे आप विवरण दीजिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 3.1 में खातेदार के स्वामित्व की कुल गाटा संख्या या भूखंडों की संख्या, अगर उनके नाम से कई संपत्ति है तो उसको आप काउंट कर लीजिए कितनी संपत्ति है। अगर उनके नाम एक संपत्ति है तो यहाँ पे आप एक संपत्ति उसको आप पहले से ही चुन के रख लीजिए। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे मंडल को सिलेक्ट कर लीजिए, मंडल कौन सा पड़ता है। मंडल को सिलेक्ट करने के बाद आपसे वो जनपद पूछा जा रहा है कि जनपद के हैं तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद तहसील पूछा जा रहा है, तहसील सिलेक्ट कर लीजिए। फिर परगना पूछा जा रहा है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद गाँव पूछा जा रहा है तो आप गाँव को भी यहाँ पे चुन लीजिए। जो भी आपका गांव है उसको आप यहाँ पे चुन के डाल दीजिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खातेदार के जो भूमि थी उनकी कितनी संख्या है। अगर 1 है तो 1 डाल दीजिए, अगर 1 से अधिक है तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे जितनी भी भूमि को आप सिलेक्ट करेंगे उतनी
उनकी प्रविष्टियां यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। सभी भूमि का विवरण आपको यहाँ पे गाटा संख्या डाल के उसको यहाँ पे ऐड करना होगा। फिलहाल तो इस केस में जो है एक ही भूमि उनके पास थी जिसका उनको जो है ट्रांसफर कराना है, वसीयत कराना है, वरासत कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गाटा संख्या डाल दीजिए। गाटा संख्या डाल के जैसे ही आप खतौनी खाता चुनते हैं उसके बाद यहाँ पे भूमि का डिटेल पूरा आ जाएगा। चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये आप यहाँ पे गाटा संख्या डालते हैं तो यहाँ पे खतौनी का जितना भी खतौनी रहेगा सब आपके सामने यहाँ पे वो खुल के आ जाता है। इसमें से जो भी आपका हो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते जैसे हैं आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका नीचे की तरफ पूरा कुछ संपत्ति का विवरण यहाँ पे प्रस्तुत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर आपके पास एक से अधिक संपत्ति है तो उसको यहाँ पे ऐड करते जाइए। ठीक है, फिलहाल तो अपने केस में एक ही संपत्ति है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही संपत्ति है यहाँ पे ऐड किया गया है। जैसे ही आपका ये डिटेल पूरा फिलअप हो जाए उसके बाद आपको दोबारा यहाँ पे सुरक्षित करने पे क्लिक करना है। जैसे आप सुरक्षित कर देते हैं उसके बाद आपका भाग 2 तो दोस्तों जैसे ही आप भाग 3 को सुरक्षित कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे भाग 4 में जो डिटेल मांगी जाती है उसमें आपका जो वारिसों की संख्या पूछी जाती है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि उस खातेदार के कितने वारिस हैं। तो यहाँ पे आप वारिसों की संख्या को आप चुन लीजिए। जितने भी वारिस हों उनकी यहाँ पे आप संख्या अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अपने केस में यहाँ पे 3 वारिस हैं तो यहाँ पे 3 को सिलेक्ट कर लिया गया है। उसके बाद वारिसों से आप यहाँ पे सभी वारिसों का विवरण एंटर कर दीजिए। यहाँ पे उनका नाम एंटर कर दीजिए। उसके बाद पिता पति संरक्षक की प्रकृति का नाम, तो यहाँ पे उनसे क्या पिता है, पिता का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है संरक्षक है तो उनका यहाँ पे नाम लिख दीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए जो भी हो। उसके बाद इनका यहाँ पे पिता का नाम एंटर कर दीजिए। वारिस की उम्र कितनी है उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। खातेदार से क्या संबंध था तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद वारिस का पूरा जो भी एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ जोड़े पे क्लिक कीजिए। जितने भी वारिस हैं सबका डिटेल आप इसी प्रकार से यहाँ पे एंटर कर दीजिए। चलिए मैं ये डिटेल एंटर करके आपको आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। ऐसे ही आप यहाँ पे सभी वारिसों की सूचना को यहाँ पे आप जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सभी सूचनाएं यहाँ पे जितने भी वारिस रहते हैं उनका विवरण आपको यहाँ पे प्रदर्शित हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा रहता है विधिक वारिसों का विवरण। सिर्फ यहाँ पे विधिक वारिसों का विवरण आपको ऐड करना है। यहाँ पे देखिए अपने केस में यहाँ पे 3 वारिस थे तो यहाँ पे तीनों लोग का यहाँ पे पहले तो आ गया क्रम संख्या, कितने लोग हैं, सीरियल नंबर आए। उसके बाद यहाँ पे सभी का नाम है। उसके बाद उनके पिताजी का नाम है। उसके बाद उनकी माता का नाम है। उसके बाद वारिसों की आयु कितनी है, मृतक खातेदार से क्या संबंध है, ये सब चीजें यहाँ पे आ गई। अगर आपको लगता है इसमें से कुछ एंट्रीज गलत हो गई हैं जो कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे हटाए बटन पे आप क्लिक करके उस एंट्री को यहाँ से हटा सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप इसको सुरक्षित करें पे इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सुरक्षित करें पे क्लिक करते हैं तो ये आगे की प्रक्रिया में चला जाता है। तो चलिए मैं सुरक्षित करें पे क्लिक करके आपको आगे की प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। जैसे ही आप सुरक्षित करें पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे फिर से एक सूचना प्रदर्शित होती है जो कि रेड कलर में रहती है। प्रार्थना पत्र सुरक्षित करने से पहले एक बार पुनः देख लें। तो इसको एक बार आप दोबारा से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप दोबारा उसको सुरक्षित कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप सुरक्षित करें पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है, इसका एक आपको मैसेज प्राप्त हो जाता है जो कि एक नया पेज रहता है। वहाँ पे आपको कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या आपको एक प्राप्त होती है जिसके माध्यम से आप अपना आवेदन का प्रिंट निकाल सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं उसकी स्थिति क्या है। तो ये जो आपको आवेदन संख्या दिख रही है इसी के माध्यम से जो है आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप मुख्य पृष्ठ पे आते हैं तो वहाँ पे आपका जो है कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या आपको दिखाई दे जाती है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे पूरा उसका आवेदन फॉर्म आपको प्राप्त हो जाता है। यहाँ से आप अपना आवेदन फॉर्म प्रिंट करके उसको ले जाके अपने लेखपाल को दे दीजिए, अपने लेखपाल से मिल लीजिए और बातचीत कर लीजिएगा कि ये चीज़ें हैं। अपना डॉक्यूमेंट जो भी है फिजिकली उनको सौंप दीजिए। उसके बाद वहाँ से उनको लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट लगा दी जाएगा। जब रिपोर्ट सब लग जाता है उसके बाद आपका ये जो विरासत है वो आपका जो संपत्ति है आपके सगे संबंधी की तो उसमें उनका यहाँ पे जुड़ जाता है। विरासत इसी प्रकार से यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार से आप अपना विरासत का आवेदन ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कहीं भी इधर उधर दौड़ भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आप नंबर दें उस पर लेखपाल के द्वारा आपके पास कॉल किया जाएगा। उसके बाद आपसे आपकी डिटेल पूछी जाएगी। एक बार पूरा वेरीफाई होता है। उसके बाद जब लेखपाल संतुष्ट होता है कि हाँ आपकी जो सूचनाएं हैं वो सही हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हेर फेर या गलत या भ्रमित कोई सूचना नहीं है, तो
वो रिपोर्ट सही लगा देता है। उसके बाद आपका ऑनलाइन जो भी संपत्ति का स्थानांतरण है वो आपका हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग सीख चुके हैं किस प्रकार से आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में वरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की जानकारी भरी वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।